हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक। आज 19 मई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग विद पाक हैज़ नो एक्सपायरी डेट। अब जो सीज़ फायर हुआ, ठीक है ना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भी चीज़ें हुई, जो सीज़ फायर हुआ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोई भी उसकी एक्सपायरी डेट नहीं है। सीज़ फायर क्या होता है? स्टॉप फायरिंग, जो पाकिस्तान के साथ हुई है। ट्रनकेट क्या होता है? शॉर्टन द ड्यूरेशन और एक्सटेंड ऑफ, ठीक है। इसमें और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक इकोनॉमिस्ट ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बताया है कि जो अटैक हुआ ना पहलगांव में, वो हमारी गलती की वजह से हुआ, कि हमें ना सीज फायर नहीं बंद करनी चाहिए थी, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमें ऑफेंसिव करते रहना चाहिए था 5-6 साल तक, तो फिर ये नहीं होता। पता नहीं, लोग इकोनॉमिस्ट हैं और फिर मिलिट्री एक्सपर्ट बन जाते हैं, और द हिंदू वाले ये छाप भी देते हैं, ठीक है ना। तो इस पूरे एडिटोरियल में लेजिट बकवास मारी गई है कि कैसे इंडियन आर्मी ने जो किया, या ऑपरेशन सिंदूर जो किया, हमने इतनी महंगी महंगी मिसाइल्स यूज़ कर दी इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था? मिस्टर, हेलो, जाके ना कश्मीर में, जम्मू में बैठना था, जहाँ पर इतने मेजर अटैक्स हो रहे थे, पंजाब, जहाँ जहाँ पर राजस्थान, ठीक है, वहाँ पे बैठना था, फिर पता चलता। वो मिसाइल होप थी बहुत बड़ी लोगों की, और दैट इज़ व्हाट पीपल फेल्ट। लोग चुप हो गए, ठीक है ना, कि हाँ यार कुछ तो है। हमारे बीइंग एन इंडियन वी वर फीलिंग प्राउड। जब वो हवा में, वो आसमान में वो टकराती थी ना, तो वी वर प्राउड। शायद यू वरंट प्राउड, या तुम्हें पता नहीं कहाँ पे जी रहे हो। मतलब लोग ना एंटी बीजेपी होते होते, एंटी मोदी होते होते, कब एंटी इंडिया हो जाते हैं उनको याद ही नहीं रहता है। ये वो आर्टिकल है, उसको पढ़ के मुझे इतना गुस्सा आया ना कि पूछो मत। पहले तो जिसकी जो डिग्री आई वहीं तक सीमित रह लो। चलो ठीक है, तुम्हें ओपिनियन देनी भी है तो एक अच्छी ओपिनियन दो ना, क्या बकवास लिखते रहते हो। मतलब मुझे ऐसे लोगों में और जो पाकिस्तानी, उनमें कोई फ़र्क नज़र आता नहीं है। वैसे बस प्लेस का फ़र्क है, वो पाकिस्तान में रह रही है, इंडिया में रह रहे हैं। चलो ये थी बकवास, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इन कंटेम्प्रेरी स्पेस फ्लाइट कॉस्ट रिलायबिलिटी एंड टाइम फॉर अ टेंस ट्राइंगल वेदर। तो ठीक है, हमने कल पढ़ा था, कल नहीं परसों, मैंने कल की क्लास नहीं ली, कल की क्लास मिस हो गई। कल की यार, कल मैं बहुत थकी हुई थी, बहुत काम था कल घर पर, ठीक है, तो क्लास नहीं ले पाई। तो हमें ये पता था कि EOS-9 जो है, जो कि एक सैटेलाइट ऐसे है जो इमेज बहुत तकड़ी हमें दे पाएगी, वो फेल हो गया, उसका जो लॉन्च था, ठीक है ना, लॉन्च फेल हो गया। फेलियर ऑफ, ये लिखेंगे, फेलियर ऑफ इसरोज PSLV-C16 मिशन, जिसके ऊपर क्या, कौन सी सैटेलाइट जा रही थी? EOS-09 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है ना। ये मिशन जो था, वॉज डिजाइन टू प्रोड्यूस हाई, लिखेंगे वॉज डिजाइन टू, वॉज यहाँ से लिख रही हूँ मैं, वॉज डिजाइन टू प्रोवाइड प्रोड्यूस, वॉज डिजाइंड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी radar images for civilian applications such as land mapping, hydrology studies, and defense surveillance. Even if inclement weather prevailed over the areas, अगर वेदर सही भी नहीं है तब भी अच्छी इमेजेस जो है ये देने की कैपेबिलिटी ये सैटेलाइट रखती थी। बट ये मिशन जो है फेल हो गया है। इसरो के चेयरमैन कौन है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसरो चेयरमैन इज वी नारायणन, ठीक है। तो ये जो है फेल हो गया लॉन्च, ठीक है। इंडिया इज जस्ट एम्बार्किंग ऑन इट्स एम्बिशियस स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस प्रोग्राम। तो यहाँ पे कौन सी बात करेंगे? स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस 3 प्रोग्राम, ठीक है ना। तो इसमें क्या होने वाला है? इसके अंदर लॉन्च, इसके अंदर क्या करेंगे? टू लॉन्च 52 सर्वेलेंस की स्पेलिंग ध्यान से लिखेंगे, सर्वेलेंस सैटेलाइट्स, ठीक है। 52 सर्वेलेंस सैटेलाइट्स हम इसमें लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें से जो 31 है, 31 आर बिल्ट
by private sector, 31 are built by private sector, which still needs ISRO's guidance. Focus on the program also comes against the backdrop of Operation Sindoor, which revealed at least one gap in the country's space-based military surveillance capabilities when it depended on a foreign commercial operator for more frequent data. तो यहाँ पर वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमें बाहर की कंट्रीज के डाटा के ऊपर डिपेंड होना पड़ा, वो हमें ख़त्म करना है. वी नीड टू इंश्योर कि इंडिया अपना डाटा कलेक्ट कर सके थ्रू डिफरेंट सैटेलाइट्स. ठीक है. उसके बाद कॉपीराइट लॉज के बारे में बात करेंगे. वो कहते हैं कि कॉपीराइट लॉज जो पहली बार है वो कब आए. कॉपीराइट लॉज जो पहली बार है वो 1710 में आए. ठीक है ना, 1710 में आए, जब आउटकम किसकी वजह से, आउटकम ऑफ इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस की आउटकम की वजह से ये आए. ठीक है जी. Now to protect publishers against my unauthorized publishing, ठीक है ना, to protect publishers against any unauthorized publication. ठीक है. However, today there is a belief that generative AI has a potential to upset the copyright law. तो generative AI जो है, generative AI can upset copyright law. Now what is copyright law? Copyright law के भैया जो मैंने लिखा है वो तुम कॉपी नहीं कर सकते. ठीक है ना, तुम कॉपी कर सकते हो, आगे बेच नहीं सकते. जैसे ये नोट्स बना रहे हो, ठीक है ना, तुम ये कॉपी करके आगे बेच नहीं सकते, मेरा कॉपीराइट है इसके ऊपर. ठीक है ना, बट उसके अंदर भी और सारी चीज़ें हैं. या फिर कोई बुक है, ठीक है ना, ये नोट्स के बारे में छोड़ो, बुक है कोई, तो तुम वो ऐसे सेल नहीं कर सकते हो. किसी और की बुक जो है तुम फ्री में बांट रहे हो प्रिंट करके, नहीं हो सकता है. ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉपीराइट लॉ, कि जिसने वो चीज़ लिखी है, जिसने वो चीज़ बनाई है, उसका उसके ऊपर राइट है. ठीक है, फॉर सम ईयर्स. ठीक है. तो अब यहाँ पर इसके ऊपर हम एक बहुत ही सही चीज़ पढ़ने वाले हैं, जो कि है, तो अब जेनरेटिव एआई कंपनीज जो हैं, ठीक है ना, उनको बोला जा रहा है कि तुम ट्रेनिंग के लिए, जो तुम अपना एआई के लिए यूज़ कर रहे हो, उसकी ट्रेनिंग के लिए जो रोबोट को तुम ट्रेन कर रहे हो, जो चैट जीपीटी को तुम ट्रेन कर रहे हो, ठीक है ना, उस ट्रेनिंग में जो डाटा यूज़ हो रहा है वो कॉपीराइट भी है, और वो नॉन कॉपीराइट कंटेंट भी है, और कॉपीराइट कंटेंट भी है, विच इज़ रॉन्ग. ठीक है ना. इसी वजह से केस फाइल किया है. ठीक है. किसने? फेडरेशन ऑफ, लिखेंगे फेडरेशन ऑफ Indian Publishers, Federation of Indian Publishers and Asian News International has initiated copyright infringement claims against OpenAI. ठीक है ना. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भैया तुम ट्रेन करने के लिए हमारा डाटा यूज़ कर रहे हो, तुम ये प्रूव नहीं कर पाए कि एक बार ट्रेनिंग हो गई उसके बाद भी वो हमारे डाटा को ही प्रोसेस करके लोगों के जवाब दे रहे हैं, तो इसमें हमारा जो कॉपीराइट है वो वायलेट हो रहा है. So, President Draupadi Murmu has made a reference to the Supreme Court under Article 143 of the Constitution, जो गवर्नर वाला कॉन्सेप्ट है. ठीक है ना, गवर्नर की जो टाइमलाइन सेट करी गई है कि गवर्नर के पास जो बिल आएगा, ठीक है ना, लॉ बनने के लिए, उसको विद इन 3 months जो है वो करना पड़ेगा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस की डिफरेंट टाइमलाइन सेट करी गई है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चैनल के ऊपर, राइट. सो गाइज, यू ऑल्सो नीड टू बी कंसिस्टेंट. बहुत सारे बच्चे मेरी कंसिस्टेंसी क्वेश्चन करते हैं, बट आई हैव सर्टेन रीजंस रनिंग 2 channels, आई एम अ लॉयर ऑल्सो. तो उन सब चीज़ों को एक साथ बिठाना कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. आई हैव माई रीजंस बट यू डोंट हैव योर रीजंस. तुम नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना, ये चीज़, बिकॉज यू आर हेयर फॉर 1 year, 2 years, मे बी सम मंथ्स, एंड देन यू आर गोइंग टू मूव अहेड इन योर लाइफ. मुझे ये कॉन्टिन्यूसली करना है. मेरी इनकन्सिस्टेंसी के रीजंस हो सकते हैं, बट तुम्हें 2 साल के लिए कंसिस्टेंट रहना, और मुझे यहाँ पे पूरी लाइफ टाइम के लिए, राइट. सो जब मैं तुम्हें भाषण देती हूँ, तुम वापस मुझे भाषण नहीं दे सकते. यू डोंट हैव दैट राइट. सो येस, द गवर्नर की टाइमलाइंस वाला जो जजमेंट आया, ठीक है ना, अब उस जजमेंट के बाद जो है प्रेसिडेंट ने
एक क्वेश्चन, एक रेफरेंस भेजा है, क्वेश्चन क्या, रेफरेंस ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है या नहीं। तो ये जो रेफरेंस होता है, जो इसको जो प्रेसिडेंट की पावर है, ये कौन से आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट को पावर मिलती है, आर्टिकल 143, Article 143 of the Indian Constitution. The advisory jurisdiction of the Supreme Court under Article 143 is a relic of Government of India Act 1935. तो यहाँ पर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, टॉपिक लिखेंगे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है वो किसके अंदर आती है, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 गिव्स द पावर, ठीक है, इज अ रेलिक, कहाँ से उठाया गया है, रेलिक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है, प्रेसिडेंट में रेफर एनी क्वेश्चन, ये पूरा हम एज इट इज लिख लेंगे, प्रेसिडेंट में रेफर, यहाँ से लिख रही हूँ मैं, प्रेसिडेंट में रेफर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट मेक्स सच अ रेफरेंस बेस्ड on the advice of Union Council of Ministers. Article 145 of the Constitution provides that any such reference shall be heard by minimum 5 judges. ये सारा लिखेंगे। एंड द ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सारा का सारा आपने नोट करना है। चलिए नोट करते हैं, प्रेसिडेंट में रेफर any question of law, president may refer any question of law or fact of public importance to the Supreme Court for its opinion, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लॉ से रिलेटेड हो सकता है, फैक्ट से रिलेटेड हो सकता है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांग सकते हैं, कौन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट मेक्स सच डिसीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट मेक्स सच अ रेफरेंस ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो है ऐसा करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 145 क्या कहता है, आर्टिकल 145 कहता है ये जो रेफरेंस है, रेफरेंस शैल बी हर्ड बाय अ बेंच ऑफ मिनिमम ऑफ 5 जजेस। बेंच क्या होता है, ग्रुप, जिस वैसे बेंच पता है क्या होता है, बार एंड बेंच, ये दो टर्म्स है, बार एंड बेंच, ठीक है। बार एंड बेंच क्या है, बार जो होती है ना, जो एडवोकेट्स हैं, ठीक है ना, उनको एज अ ग्रुप बार कह देते हैं क्योंकि इनकी बार एसोसिएशंस होती है। बेंच जो होता है जजेस को कह देते हैं, जज को रेफर करने के लिए कह देते हैं बेंच। ग्रुप ऑफ बहुत सारे जजेस बैठते हैं तो बेंच कह देते हैं। अब बेंच में कितने जजेस होंगे, 5 जजेस बैठ करके ये रेफरेंस की जो ओपिनियन है वो लिख करके सुप्रीम कोर्ट वाले जो जजेस हैं वो देंगे किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है, द सुप्रीम कोर्ट में प्रोवाइड इट्स ओपिनियन आफ्टर सच हियरिंग एज इट थिंक फिट, द ओपिनियन इज लीगली नॉट बाइंडिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। अगर जो ओपिनियन दी है वो बाइंडिंग नहीं होगी प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो इसको माने या वो इसको ना माने। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 143, यू हैव टू लर्न इट बाय योर हार्ट। उसके बाद व्हाट इज द करेक्ट रेफरेंस, द करंट रेफरेंस इज द रिजल्ट ऑफ रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। टाइमलाइन गवर्नर्स के लिए सेट करा है, आर्टिकल 200, आर्टिकल 201, आर्टिकल 200 एसेंट ऑफ बिल बाय द गवर्नर के बारे में बात करता है, और इसके बारे में अगेन हम आर्टिकल 200 के बारे में मल्टीपल टाइम्स बात कर चुके हैं, ठीक है। नीतीश कुमार फॉर्मर एड RCP सिंह मर्जेस हिज आउटफिट विद किशोर जन सूरज पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मर CM of Bihar, यूनियन मिनिस्टर एंड CM ऑफ बिहार एड, एक मिनट, ये एड है, ठीक है। तो यहाँ पे RCP सिंह merged his party with आप सबकी आवाज, with प्रशांत किशोर्स
जन सूरज पार्टी। कौन सी पार्टी है? जन सूरज प्रशांत किशोर की पार्टी। आपकी आवाज़ किसकी थी? आरसीपी सिंह की। इन दोनों को मर्ज कर दिया है। बिहार में ये इलेक्शंस लड़ेंगे। इसरो सैटेलाइट लॉन्च वेंट ऑवरी मिनट्स आफ्टर लिफ्ट ऑफ ड्यू टू ग्लिच। द इसरो सेड इट could not complete the mission to put EOS into orbit following a technical glitch minutes after the rocket lifted off from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota was a fall in chamber pressure in the motor case। यहाँ पर ऊपर जाके जहाँ पे हमने ये न्यूज़ लिखी है वहाँ लिख देंगे was a fall in chamber pressure in the motor case। ठीक है। बिफोर संडेज लॉन्च PSLV हैज सफर्ड ओनली 2 फेलियर्स। द वेरी फर्स्ट, ठीक है ना, 2 फेलियर्स अर्लियर, 2 फेलियर्स देखे हैं। और वो कौन कौन से हैं? एक तो फर्स्ट मिशन इन 1993, दैट इज PSLV D1 could not place the satellite in orbit। लिखेंगे could not place the satellite in orbit। और दूसरी चीज़ क्या है? PSLV। उसके बाद इन 2017 द 41st फ्लाइट एंडेड इन फेलियर। 2017 41st फ्लाइट एंडेड इन फेलियर। उसके बाद संडे सेटबैक फॉलोज इसरोज फेलियर टू परफॉर्म एन इंटेंडेड ऑर्बिटिंग ऑपरेशन फॉर NVS-02 सैटेलाइट ड्यू टू वॉल malfunction। द NVO-2 was launched on January 29 in what was the landmark 100th launch। तो 100th लॉन्च में भी दिक्कत आई थी। 100th लॉन्च में कौन सी दिक्कत आई थी? NVS-02 लेके जा रहे थे, उसमें भी प्रॉब्लम आई थी, फेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना। और 100th लॉन्च कब हुआ? 29 Jan 2025 को, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, फेलियर, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 MPs इंक्लूडिंग किशन सूले टू गेट संसद रत्न अवार्ड। संसद रत्न अवार्ड्स, ठीक है। 17 MPs, ये वाला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। कितने MP? 17 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूडिंग कौन कौन, जिनके नाम लिखे हुए हैं वो नाम भी आ सकते हैं। भर्तृहरि महताब एंड रवि किशन। 2 parliamentary standing committees have been selected for the Sansad Ratna Award 2025। The awards instituted by, लिखेंगे awards instituted by Prime Point Foundation are given to MPs for their contribution टू पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट को कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसके लिए ये अवार्ड्स दिए जाते हैं और इनका नाम क्या है? प्राइम पॉइंट फाउंडेशन अवार्ड्स, राइट। द अवार्डीज आर सिलेक्टेड बाय जूरी कॉन्स्ट कमिटी chaired by Hansraj Ahir, chairman of National Commission for Backward Classes, Mr. Mehtab, Supriya Sule, N.K. Premchandra and so will receive the awards। एक मिनट, यहाँ पे चेयरमैन ऑफ द नेशनल फॉर बैकवर्ड, ठीक है, मिस्टर मेहताब, सुप्रिया सुले। अब यहाँ पर चेयरमैन ऑफ जूरी कमिटी किसने सिलेक्ट किया है? ये इट इज हंसराज अहीर, ठीक है ना। और अवार्ड्स किस किस को मिल रहे हैं? सुप्रिया सुले, N.K. प्रेमाचंद्रन, श्रीराग अपा बरने will receive the award for outstanding and consistent contribution to parliamentary democracy। अब देखो यार, यहाँ पर जो ये अवार्ड्स हैं, ठीक है ना, इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है? कितनों को मिल रहा है? ठीक है, ये दो यहाँ पे दिए हुए हैं, बाकी ये यहाँ पर दिए हुए हैं। जिनका नाम है वो ज़रूरी है, बाकी 70 जो बाकी रह गए वो याद करने ज़रूरी नहीं, बट नंबर याद करना ज़रूरी है। कौन देता है ये प्राइम पॉइंट फाउंडेशन? जूरी के चेयरमैन कौन थे?
सारे पॉइंट्स, फोर्थ पॉइंट इंक्लूडिंग द टाइटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्कीम फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स गेट्स गुड रिस्पॉन्स. गवर्नमेंट बोल रही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है उसका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत अच्छा रहा है. इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, दैट इज ECMS. ठीक है ना, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है. ठीक है ना, ये मिनिस्ट्री ने बोला है. और इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया एस्टिमेट्स, यहाँ पर लॉन्च्ड इन विच ईयर इट वाज लॉन्च्ड इन, ये बस तुम्हें लिखना है. ठीक है, ढूंढ के लिख लेना, नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे. सरोज घोष, फादर ऑफ इंडिया साइंस म्यूजियम, पास्ड अवे. ठीक है, नाउ सरोज घोष who is this guy? He's the father of India's science museum movement. This guy was the director general of National Council of Science Museums, that is MSM. Very very important question. अब यहाँ पे लिखेंगे ईरान अजरबैजान होल्ड जॉइंट मिलिट्री ड्रिल वीक्स आफ्टर प्रेसिडेंट्स मीट. अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, देखो ईरान और अजरबैजान जो है, ठीक है ना, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में किसके साथ खड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ. ईरान भी कहीं ना कहीं हमारे सर पे आके डंका बजाने लग गया कि बंद करो मत लड़ो, है ना. तो यहाँ पर हमें अपने असली दोस्त पता चले, और ये भी पता चल गया कि ईरान और अजरबैजान की बहुत बढ़िया बनती है. ठीक है ना, इनकी स्पेशल लॉन्च्ड अ जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज. अरास लॉन्च्ड अ जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज. अब इसके अंदर आप थोड़े दिन में पढ़ेंगे अजरबैजान और अर्मेनिया की नहीं आपस में बनती. ठीक है ना, और जो अर्मेनिया है वो इंडिया के पास आ गया, और इंडिया जो है इनको मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है ना, तो इंडिया भी पूरा खेल खेलेगा. ठीक है ना, अब कुछ लोग होंगे, ठीक है ना, जो आ जाएंगे ह्यूमन राइट्स वाले कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या हुआ, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, हमें नहीं करना चाहिए. पता नहीं है ऐसे कैसे लोग होते हैं. ठीक है, तुम वही लोग होगे जो तुम्हारे परिवार में भी तुम्हें कुछ कोई कह देता होगा तो शायद शांति से बैठे रहते होगे. ठीक है ना, तो यहाँ पर भाई ये खेला तो खेलना ही पड़ता है. ठीक है ना, और कोई भी सरकार हो वो खेलेगी. ये ईरान अजरबैजान लॉन्च अ जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज का नाम क्या है, इस एक्सरसाइज का नाम है अरास 2025. ठीक है, तो अब यहाँ पे अजरबैजान जो है और ईरान जो है वो हमें पता चलता है बहुत ही क्लोज है. अजरबैजान के प्रेसिडेंट कौन है, इल्हाम अलीयेव. ठीक है, अगर नहीं पता तो ये लिख लो. और ये मसूद पेजेश्कियन. ठीक है, पेजेश्कियन तो याद, पेजेश्कियन. मैक्स वर्स्टेपन, Formula 1 defense, Emilia victory at Emilia Romagna Grand Prix. कौन जीता, मैक्स वर्स्टेपन. आगे चलेंगे. एल्टन जॉन कॉल्स यूके गवर्नमेंट एब्सोल्यूट लूजर्स ओवर इट्स क्रिमिनल कॉपीराइट प्लान्स. तो यहाँ पर यूके प्लान्स टू ब्रिंग इन कॉपीराइट लॉ, जिसके अंदर कॉपीराइट लॉ में क्या होने वाला है, यूके क्या कर रहा है, ब्रिटेन, which he branded criminals would absolute losers over planned copyright law changes that would hand exemptions to यूके क्या दे रहा है, एग्जाम्पशंस टू टेक फर्म. ठीक है ना, ये बंदा कह रहा है कि भैया ये क्रिमिनल है. वुड अलाउ टेक फर्म्स टू यूज क्रिएटर्स कंटेंट, लिखेंगे वुड अलाउ टेक फर्म्स टू यूज क्रिएटर्स content freely unless the rights holders
ऑप्ट आउट मतलब कंटेंट क्रिएटर्स का कंटेंट यूज़ कर पाएंगे टेक फर्म्स, ठीक है। कौन सा बिल लेकर आए हैं, गवर्नमेंट्स डाटा यूज एंड असेस बिल, ठीक है ना, ये लेकर आए हैं। अभी पार्लियामेंट में इस पे आर्ग्यू होगा, फिर हमें पता चलेगा, फिर पूरी डिटेल्स लिखेंगे। इंडिया टू अपराइज FATF of latest evidence of latest evidence of latest evidence on terror infrastructure in Pakistan, ठीक है ना। FATF, अब FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है ना। अब इसके एविडेंस देंगे तो ये इसको ग्रे लिस्ट में डाल सकते हैं। इसको पढ़ लेते हैं। द इंडियन अथॉरिटी आर प्लानिंग टू अप्राइज FATF की फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑफ लेटेस्ट एविडेंस रिगार्डिंग द टेरर बेसेस इन पाकिस्तान दैट वर destroyed by the defense forces of India under Operation Sindoor. Although the decision making in FATF is based on technical compliance of its anti-money laundering and countering terrorism financing recommendations, which is evaluated through measures taken by the country concerned and on-ground verification, the gruesome killings in Pahalgam have necessitated the sharing of information. तो यहाँ पर FATF plenary has removed Pakistan from the grey list in 2022, but with the reminder that Pakistan will continue to work with Asia Pacific Group to further improve the AML and CFT system. तो अब यहाँ पर तो पाकिस्तान का एविडेंस देंगे, ठीक है ना, कि भैया टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बखूबी है, ठीक है। और यहाँ पर जो FATF है बेस्ड ऑन उसका डिसीजन मेकिंग किसके पास है, डिसीजन मेकिंग लिखेंगे, डिसीजन मेकिंग इन FATF is based on technical compliance of anti-money laundering, AML and counter terrorism financing, that is CTF recommendations, ठीक है जी। उसके बाद FATF plenary has removed Pakistan, FATF plenary had removed Pakistan from the grey list in October 2022, ठीक है। The last time FATF has placed Pakistan on grey list was in last time placed in grey list, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स आते हैं वैसे भी पता चलता है, इनको लोन लेने में भी दिक्कत होती है। 2018 में प्लेस हुआ था, 2022 में रिमूव हो गया था। पाकिस्तान हैज बीन पुट इन ग्रे लाइन, फर्स्ट टाइम कब गया था ग्रे लिस्ट में, 2008 में। चलो आगे चलते हैं हम। हाई स्टेक्स अटेम्प्ट्स बाय French overseas minister Manuel Valls to broker a new political accord for New Caledonia collapsed on May, plunging the French Pacific territory into profound uncertainty. तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंच पैसिफिक टेरिटरी कौन सी है। यस, ये ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा बात करते हैं यूरोप वाले की, ह्यूमन राइट्स ये वो, और ये अभी भी कब्जा करके बैठे हुए हैं एक न्यू कैलेडोनिया नाम की टेरिटरी के ऊपर, ठीक है ना। तो हाँ, ये ह्यूमन राइट्स सिर्फ इंडिया के लिए एप्लीकेबल होते हैं। इंडिया नीड्स टू मेक श्योर कि वो ह्यूमन राइट्स वायलेट ना करे। यूरोप वाले, USA वाले, कनाडा वाले, इनको तो हक है भाई, इनको नहीं कुछ कह सकते हम, ठीक है ना। हाँ, फॉर डिकेड्स न्यू कैलेडोनिया, अ फ्रेंच आइलैंड टेरिटरी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2,71,400 पीपल इन साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन। ये कहाँ पर है, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में है ये, ठीक है। उसके बाद द 1998 नुमा अकॉर्ड बॉर्न फ्रॉम अ हिस्ट्री ऑफ colonial tensions and a near civil war in the 1980s explicitly recognize the trauma inflicted upon the, यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं, कनक, इंडिजीनस कनक पीपल। कनक मतलब
ठीक है, हमारे यहाँ पे वीट को कनक कहते हैं हिंदी में, कनक, ठीक है, तो वो लोग वहाँ पर रहते हैं। इट ऑल्सो लेड टू 3 रेफरेंडम्स, तो यहाँ पर 1998 का न्यूमिया अकॉर्ड हुआ था, ठीक है ना। इट ऑल्सो लेड टू 3 रेफरेंडम्स, 3 रेफरेंडम्स हो चुके हैं, 3 रेफरेंडम्स ऑन इंडिपेंडेंस, रेफरेंडम्स ऑन इंडिपेंडेंस कि भैया तुम्हें इंडिपेंडेंस चाहिए या कुछ है, लोगों से पूछा गया, ठीक है ना। और ये जो रेफरेंडम्स हैं कब कब हुए हैं, 2018, 2020, 2021, ठीक है ना। और इसके अंदर वाई ऑल 3 रिजेक्टेड इंडिपेंडेंस, द फाइनल वोट वॉज बायकॉटेड बाय प्रो इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। ऑल 3 लिखेंगे, ऑल 3 रिजेक्टेड इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। द फाइनल वोट वॉज बायकॉटेड बाय, लिखेंगे फाइनल वोट वॉज बॉयकॉटेड बाय प्रो इंडिपेंडेंस पार्टीज, ठीक है। न्यू कैलेडोनिया मॉडर्न हिस्ट्री बिगैन विद इट सीजर बाय फ्रांस एज अ पीनल कॉलोनी इन, ठीक है ना, सीजर, अब यहाँ पे लिखेंगे न्यू कैलेडोनियाज सीजर बाय फ्रांस, कब हुआ, पकड़ा फ्रांस ने इसको, 1853, बाई गॉड, अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, 21st सेंचुरी में भी, डिस्पाइट अटेम्प्ट, ठीक है, इनको थोड़ा बहुत रूल्स वगैरह दे दिए, बट हमें क्या रखना है, न्यूमिया अकॉर्ड वॉज अ लैंडमार्क कॉम्प्रोमाइज, इट established a unique status for New Caledonia within the French public, it granted territorial significant autonomy including its own congress with lawmaking powers and incorporated New Caledonian citizenship with restricted voting rights एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, इनकी रिस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट्स हैं इसके अंदर, क्या है, रिस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट्स दे दी इसके अंदर, ठीक है ना, ऑटोनॉमी दी, बहुत जब कुछ दिया, बट ये अभी भी किसके अंडर है, दे आर अंडर फ्रांस ओनली, ठीक है ना। और फ्रांस इनको आज़ाद नहीं देना चाहता, वहाँ के लोग आज़ादी चाहते हैं, ठीक है, ये है। और उसके अंदर ये भी एक पे, डिस्पाइट अटेम्प्ट्स टू ईज कॉलोनियल रूल सच अ ग्रांटिंग फ्रेंच सिटीजन टू ऑल इनहैबिटेड, डीप डिविजन्स परसिस्टेड, द कनक सोशलिस्ट नेशनल लिबरेशन फ्रंट इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड इज अ पावरफुल पॉलिटिकल एडवोकेट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस कौन मांग रहा है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो मांग रहे हैं कनक एंड सोशलिस्ट नेशनल लिबरेशन फ्रंट, दैट इज FLNKS, ठीक है। द पीरियड फॉलोइंग द कॉन्टेक्ट, अब यहाँ पर रेफरेंडम जो है 2021 के बाद जो रेफरेंडम हुआ है उसके बाद टेंशन बढ़ गया, हमें क्या रखना है कि न्यू कैलेडोनिया जो है फ्रांस की टेरिटरी है, ठीक है। उसके बाद प्रोपोनेंट्स ऑफ कास्ट सेंसस, अब देखो यार कास्ट सेंसस बेनिफिशियल है या नहीं, कास्ट सेंसस होने वाला है, कास्ट सेंसस का क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं ये NLSAT वाले और AIT वालों को पता होने चाहिए, आपका एसए का ये टॉपिक है, ठीक है। बाकी सबको बस ये पता होना चाहिए कि कैबिनेट ने कास्ट सेंसस अप्रूव कर दिया बस, और जो नेक्स्ट सेंसस होगा उसमें कास्ट सेंसस होगा, इतना याद रखना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, loggery.in पर आप जा सकते हैं। एंड अप्रैल के पार्ट 2 जो है करंट अफेयर्स का वो डल चुका है, पार्ट 3 भी जल्दी डल जाएगा, मई पार्ट 1 भी रेडी हो गया है, अप्रैल के MCQs डल गए हैं करंट अफेयर्स के, मई के भी बहुत जल्दी डल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।